चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले क्या बोला गया, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, फॉस्फेट। यानी एनिमल जब खाना खाते हैं, सिंपल बोले तो देखो अपन खाना खाते हैं तो अपन खाना खाने से दो वेस्ट हमारी बॉडी से निकलते हैं। एक तो वो वेस्ट जो हमारे इंटेस्टाइन में है और वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं किया गया, यानी कुछ खाना जो है ना अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में हमारी इंटेस्टाइन में रह जाता है ना, यानी वो हमारी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो फीकल मैटर है ना, लेट्रिन, वो बाहर निकल जाएगा एज इट इज़, है ना। तो वो सॉलिड वेस्ट हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, फीकल मैटर बोल सकते हो उसको, फीसेस बोल सकते हो उसको, है ना। तो वो तो डायरेक्ट हमारा एसिमिलेशन क्या बोलेंगे उसको अपने एक्सक्रीटा के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक दूसरा वेस्ट जो हमारे सेल तक पहुंच रहा है, जो कुछ खाना जैसे देखो, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे यूरिक एसिड, ये तो नहीं है, अपना खाना नहीं है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड भी खाना नहीं है, वाटर भी नहीं, लेकिन देखो पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें जो हमारे सेल तक पहुंची थी, ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुंचा था, अमीनो एसिड जो हमारे सेल तक पहुंचा था, तो सेल क्या करेगा, इसको यूटिलाइज करेगा, इसको तोड़ेगा, इससे अपनी एनर्जी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और ये बाकी वेस्ट निकालेगा। तो ये वेस्ट किस तरीके से बाहर निकलेगी, जो सॉलिड वेस्ट है फीसेस, उसका तो हमको मालूम है कि वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो वेस्ट जो सेल खाना खा रहा है, वो खाने का जो वेस्ट है वो किस तरीके से निकलेगा, हमको उसके बारे में इस सबक में पढ़ना है ना। हम नॉर्मल जो वेस्ट निकलता है उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सॉलिड वेस्ट रहता है, हमारा जो दूसरी तरीके जो सेल इस्तेमाल करते हैं, यानी बॉडी के देखो नाखून के यहाँ से लेकर तो सर के बाल तक के और पैर के नाखूनों तक के हर चीज़ तक हमारा खाना पहुँच रहा है। अब हर चीज़ क्या कर रहा है, हर सेल क्या कर रहा है, खाना बना रहा है, खाना इस्तेमाल कर रहा है, बना रहा नहीं, इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने के बाद में उसका कुछ ना कुछ वेस्ट बनेगा। तो वो वेस्ट किस तरीके से हमारी बॉडी से निकलने उसको अपन इस सबक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Water and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate, sulfate, etc. Either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. यानी ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी तक जा रही है, बोलते हैं हमारे सेल तक जा रही है, किसी भी तरीके से पहुंच सकती हो, या तो हमने बहुत सारा काम कर लिए उसके अंदर। देखो एनिमल्स एसिमिलेट अमोनिया, यानी ये हमारे वेस्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जमा होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, सारे जो आयंस है वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होते रहते हैं। किस तरीके से, दो तरीके से एनसीईआरटी बोलती है, कौन से, या तो तुम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे जिसकी वजह से तुम्हारे सेल्स को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खाना तोड़ेगा, यानी खाना खाएगा, खाने को इस्तेमाल करेगा, फूड को इस्तेमाल करेगा और उससे ये सारे वेस्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे ग्लूकोज को खाएँ इस्तेमाल करेगा सेल, तो क्या बनेगा वेस्ट प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करने से अलग अलग चीज़ें बनेंगी, है ना। जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें बनेंगी, तो ये वेस्ट है। यूरिया, अमीनो एसिड, देखो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट है, ठीक है। ये बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर जमा, एसिमिलेट बोले तो जमा होना, तो जमा होते हैं बोलता है, लिखे, ठीक है। आइदर बाई द एक्टिविटी मीन्स बाय लाइक एक्सेस इंजेक्शन, या तो बहुत सारी एक्सरसाइज की वजह से ये बने होंगे, या फिर तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिए होंगे, जितना बॉडी को होना था उससे भी ज़्यादा खा लिए होंगे, तो ये बच गए होंगे वहाँ पर, है ना। तो दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, तो ये चीज़ों का पूरी तरीके से या थोड़ी तरीके से, है ना, पूरा या फिर कुछ थोड़ा बहुत निकालना, लगातार निकालते रहना ज़रूरी है, कंटिन्यूसली इनका रिमूवल ज़रूरी है। या तो पूरा कुछ सब्सटेंस ऐसे टॉक्सिक रहते हम उसको पूरी तरीके से निकाल देते, कुछ ऐसे रहते जिनको अपन पार्शली निकालते, यानी पूरी तरीके से उनको नहीं निकालते। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं इन दिस चैप्टर, इन इस सबक के अंदर, यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल emphasis on common nitrogenous waste। यानी इस सबक में क्या पढ़ने वाले हैं, इन सारी चीज़ों का एलिमिनेशन देखने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एम्फेसिस, सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट को हमारी बॉडी से किस तरीके से निकलते, यानी जो हमारा सेल इस्तेमाल करता खाना और उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं उसको वो किस तरीके से रिमूव करता है, ठीक है। विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन नाइट्रोजन कॉमन नाइट्रोजन। अमोनिया, देखो अब कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट 3 है, एक अमोनिया है, एक यूरिया है एंड यूरिक एसिड है। देखो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड कितने हैं, 3, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ठीक है। याद रखना है ये तीनों को हमको निकालने का मैकेनिज्म देखना है, बस ये 3 किस तरीके से हमारी बॉडी से निकलने वाले हैं, ठीक है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो ये 3 तरीके, अगर उसने पूछा तो देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स। तो क्या बोलना है तुमको, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड छोड़कर कोई दूसरा हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है,
फॉर एग्जांपल उसने सोडियम आयन दे दिया, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट बोल दिया, फॉर एग्जांपल सल्फेट बोल दिया, तो सल्फेट फॉस्फेट कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट में आएंगे नहीं, वो तो अलग ही हो गया, है ना। अमोनिया इज द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट excreted by animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination. अब देखो ये 3 नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और सबसे ज़्यादा हार्मफुल है अमोनिया। क्या है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और सबसे ज़्यादा हार्मफुल। यानी अगर वो थोड़ी भी देर हमारी बॉडी में स्टोर रह गया तो हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर जहरीला कर देंगे, हमारी बॉडी के अंदर 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 जहर, यानी हमारे सेल उससे मरना चालू हो जाएंगे, हमारे सेल को एकदम टॉक्सिक कर देंगे, बीमार कर देंगे, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। हाँ, तो अब वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और उसके रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। यानी थोड़े बहुत वाटर से वो रिमूव नहीं होता है। यानी बोलते हैं ना, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चिकट रही, बहुत ज़्यादा गंदी रही, तो उसको धोने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है। उस तरीके से यहाँ पर भी काम है। तो अमोनिया अपना इतना ज़्यादा चिकट है कि उसको धोने, अब जो चिकट रहती है वो चीज़ खतरनाक भी बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी और बहुत ज़्यादा चिकट भी है ना। तो एकदम जहर जैसा है, तो कितनी मरतबा धो लिया उसको तो जल्दी साफ़ नहीं होता, इसलिए उसको बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अगर तुम गलती से भी अमोनिया को रिमूव करना चाहते हैं तो तुमको ज़मीन पर रहना छोड़कर पानी में जाकर रहना चालू कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए तो बहुत ज़्यादा वाटर लगने वाला है, और इतना वाटर तो तुमको ज़मीन पर नहीं मिलेगा, है ना, इसलिए। तो वेयर एज यूरिक एसिड, जबकि यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, जबकि यूरिक एसिड ऐसा रहता है कि वो सबसे कम टॉक्सिक रहता है। इसका मतलब उसको सबसे कम पानी लगता, थोड़े से पानी में भी साफ़ हो जाएगा। थोड़े से पानी में क्या होगा, अपन आसानी से उसको अपने बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। और उसको देखो, टॉक्सिक दो सेंस में, एक तो टॉक्सिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है, एक तो टॉक्सिक इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि उसको हम थोड़ी देर भी स्टोर नहीं कर सकते, है ना। तो यूरिक एसिड कैसा रखता है कि इसको हम बहुत ज़्यादा देर स्टोर भी कर सकते हैं। अगर इसको स्टोर भी करके रख लिया बॉडी के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज़, इसको पानी भी बहुत कम लगने वाला है। बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, तो देखो यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होने की वजह से कैन बी रिमूव्ड विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो सबसे कम टॉक्सिक है, इसलिए उसको सबसे कम पानी के थ्रू ही उसको अपन रिमूव कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। यानी जो प्रोसेस है अमोनिया को जो एक्सक्रीट करने की, अमोनिया को जो बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? अमोनोटेलिज्म। मेनी बोनिफ, अब देखो, अब जब अपन ने बोल दिया कि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो उसका वो कहाँ पर रहने वाला है? वो पानी में रहने वाला है। यानी जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं वो अपनी बॉडी से क्या रिमूव करेंगे? अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने वाले, है ना। तो हमारी बॉडी में तो सब बन रहा, अमोनिया भी बन रहा, यूरिक एसिड भी बन रहा, यूरिया भी बन रहा, लेकिन हम किस फॉर्म में उसको रिमूव करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे हैबिटाट के ऊपर, यानी हम किस जगह रहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से बोनी फिशेस, अब देखो फिशेस दो तरीके से रहती है। एक रहती है हमारी जो अपन जो खाते हैं ना, बाम मछली खाते हैं, कतला खाते हैं, तो ये क्या रहती है? हड्डियाँ जिसके अंदर कांटे ज़्यादा रहते हैं, तो उसको बोनी फिशेस बोलते हैं। एक रहती है कार्टिलिजिनस फिशेस, जो शार्क हो गई हमारी शार्क हो गई, और इस तरीके से डॉग फिश आती है। ये जो फिशेस रहती है ये कैसी रहती है? इतनी बड़ी बॉडी रहती है इनकी। व्हेल इज़ नॉट अ फिश, याद रखना, व्हेल फिश नहीं है, डॉल्फिन फिश नहीं आती, ये फिशेस में इंक्लूड नहीं करते इनको, ये अलग हो गया ना। तो जो शार्क रहती है, तो शार्क की बॉडी कैसी रहती है? एकदम उसकी एकदम चमड़ी एकदम नरम रहती है, और उसके अंदर हड्डियाँ नहीं रहती, हड्डियाँ बहुत कम रहती है उसके अंदर, है ना। तो वो बोनी फिशेस नहीं है, वो एक अलग फिश हो गई। लेकिन बोनी फिशेस में छोटे छोटे मछली जाते हैं ना अपने, उन मछलियों की बात करें तो मेनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। अब एक्वेटिक एम्फीबियंस बोले तो देखो, एक्वेटिक एम्फीबियंस में कौन आएगा? केकड़ा आ जाएगा, है ना। और क्या आ जाएगा? केकड़ा, प्रॉन बोलते हैं अपन जिसको, उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉन को झींगा बोलते हैं, तो झींगा आ जाएगा। तो ये जो है एक्वेटिक, ये पानी में रहने वाले एम्फीबियंस है, तो ये भी क्या कर सकते हैं? ये भी अपनी बॉडी से अमोनिया रिलीज़ करने वाले, है ना। एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटेलिक। तो देखो 3 अपन ने पढ़ लिए, एक अपन ने बोनी फिश पढ़ लिया, बोनी फिश तो पानी में रहती मालूम है, वो तो करेंगे। उसके बाद में एक्वेटिक एम्फीबियन आ गया, तो उसका भी तुमको डाउट आने वाला ही नहीं है, पानी में रहने वाला है इसलिए तो अमोनिया ही करेगा। और एक्वेटिक इंसेक्ट, पानी में रहने वाले कौन? कीड़े मकोड़े। जैसे पानी में रहने वाले कुछ मच्छर रहते हैं, पानी में रहने वाले कुछ कीड़े रहते हैं, तो वो सारे क्या करेंगे? अमोनिया को अपने बॉडी से रिमूव, यानी उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में रिमूव। देखो अपन खाना खा रहे हैं, तो अपन खाने में क्या क्या खा रहे हैं? प्रोटीन खाते हैं अपन, और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अपन,
और लिपिड खाते हैं अपन। तो लिपिड भी क्या रहता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहता। और उसके बाद में जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें भी क्या रहता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। अब बचा प्रोटीन। तो प्रोटीन जो रहता है ना उसमें तीनों रहते हैं, कार्बन भी रहता, हाइड्रोजन भी रहता और नाइट्रोजन भी रहता। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को हम आसानी से हमारी बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। किस फॉर्म में रिलीज होगा ग्लूकोज हमारी बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। देखो ग्लूकोज अगर हमने खाए तो हमारी बॉडी से ग्लूकोज जो है ना वो CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ग्लूकोज का फार्मूला क्या रहता है, C6H12O6। तो इसमें कहीं पर भी नाइट्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इस फॉर्म में हमारी बॉडी से निकल जाएगा। अपने पढ़े ब्रीदिंग में क्या पढ़ रहे हैं अपन, यही तो पढ़ रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से किस तरीके से निकलता है। तो जो कुछ भी हम ग्लूकोज खा रहे, कार्बोहाइड्रेट खा रहे, वो कैसे निकल जा रहे। देखो ग्लूकोज में और कार्बोहाइड्रेट में क्या फ़र्क है। कार्बोहाइड्रेट बोले तो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज बोले तो एक सिंपल यूनिट है। एक यूनिट क्या होगी उसकी, ग्लूकोज। अब बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे अपने, है ना। तो इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी टर्म है, ग्लूकोज एक छोटा सा यूनिट है उसका, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, तुम इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखो तो ग्लूकोज खाएंगे तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में उसका पूरा निकल जाएगा हमारी बॉडी से बाहर, दूसरा कुछ कोई है ही नहीं उसमें। लेकिन अगर हमने गलती से भी अगर प्रोटीन खाए, क्या खाए, प्रोटीन, तो प्रोटीन का फॉर्मूला कैसा रहता है, देखो बीच में कार्बन रहता, इधर उसके पास में COOH यानी ये रहता है सारा ग्रुप, इधर हाइड्रोजन रहता, इधर नीचे CH3 ग्रुप रहता है एग्जाम्पल मान लो, इधर NH2 ग्रुप रहता है। देखो तो इसमें तुमको तीन ही एलिमेंट है, कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह कार्बन दिख रहा है। पहला कार्बन हो गया, दूसरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और तीसरा हाइड्रोजन हो गया, और चौथी एक और चीज़ दिख रही है यहाँ पर तुमको, नाइट्रोजन। क्या दिख रही, नाइट्रोजन। तो ये सारी चीज़ें तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगी, है ना। क्या बना ली, पानी बना ली, पानी H2O, और साथ में क्या बना सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन देखो ये सारी चीज़ें तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होगी तुम्हारी बॉडी से। लेकिन ये जो बच गया अमोनिया, है ना, ये जो NH3 बच गया, ये किस फॉर्म में, ये तो पानी बना ही नहीं सकता, क्योंकि H2O पानी में तो कहीं पर भी नाइट्रोजन नहीं रहता है, और CO2 में भी नाइट्रोजन रहता ही नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ जब हम प्रोटीन खाते, जब प्रोटीन खाएंगे ना तब हमको नाइट्रोजनस वेस्ट बनना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में उसको रिमूव करना पड़ेगा। यानी उसको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हम रिमूव नहीं कर सकते, या तो फिर अमोनिया NH3 अमोनिया की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे उसको, या फिर यूरिया। देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, नाचो NH2COO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो देखो आ गया नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, तो यूरिया। और यूरिक एसिड का फॉर्मूला अपने को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी कोई ना कोई नाइट्रोजनस वेस्ट ही होगा, है ना, यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन रहता, तो अब तुम इस ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करके रिलीज कर सकते बॉडी से। लेकिन हाँ, तो कौन से देखे अपने, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इसमें से अमोनिया जो रहता है NH3, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3 अमोनिया, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक रहता है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर तुमको बॉडी से बाहर निकालना है तो सबसे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट लगेगी। दूसरे नंबर पर आता है अपना यूरिया थोड़ा सा टॉक्सिक रहता है, और सबसे कम टॉक्सिक रहता है यूरिक एसिड, ये सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड, इसलिए इसको सबसे कम पानी लगता है। इसको थोड़ा पानी लगेगा, इसको बहुत ज़्यादा पानी लगेगा, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी लगेगा तो ये तो ज़मीन पर रहने वाले जानवर तो ये इस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज़ ही नहीं कर पाएंगे, या तो वो इस फॉर्म में करेंगे या तो वो इस फॉर्म में करेंगे। तो ये जो मेथड है अमोनिया को रिलीज़ करना बॉडी से, ये कौन कर पाएगा, ये वो ऑर्गेनिज्म करेंगे जो पानी में रहते हैं। तो पानी में कौन कौन रहता, बोनी फिशेस। देखो सारे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज़ नहीं करते। सुनो देखो, कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ लेना एक अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना एक अलग बात है ना। यानी किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखो अब एक सिंपल क्वेश्चन आएगा तुमको कि भाई क्या सारे पानी में रहने वाले जानवर अमोनिया रिलीज़ करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम एग्जाम में बैठे, तुमने पढ़ कर रखे, अच्छा यार पानी में जो रहते हो अमोनिया रिलीज़ करके, तो तुम क्या टिका आएंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज़ कर देंगे। नहीं, यहाँ पर क्या सोचना है तुमको, सिर्फ 3 पानी में रहने वाले सिर्फ 3 के बारे में हमको बताया, वही क्या करते, अमोनिया रिलीज़ करते। बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस के बारे में बोले, है ना। एक्वेटिक एम्फीबियंस बोले तो जैसे अपनी फ्रॉग हो गई, ये हो गया ना, एक्वेटिक एम्फीबियंस बोले ना उसमें।
हाँ देखो, जैसे कि बोनी फिशेस बोला उसने, एक्वेटिक एम्फीबियंस, हाँ एक्वेटिक एम्फीबियन में फ्रॉग आ गई, अपनी फ्रॉग आ गई। हाँ वो झींगा वींगा नहीं आएगा उसमें, वो तो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स में आएगा, लेकिन फ्रॉग आ गई। फ्रॉग के बाद में सैलामेंडर आ गया, उसमें अलग अलग, जैसे फ्रॉग मान के चलो है। तो फ्रॉग भी क्या कर सकती है तुम्हारी, अमोनिया को रिलीज, क्योंकि वो पानी में रहती है इसलिए। तीसरी क्या हो गया बोले उसमें, एक्वेटिक इंसेक्ट। हाँ एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर आ गए तुम्हारे एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट एक्वेटिक। इसमें झींगा आ गया, इसके अंदर तुम्हारा केकड़ा आ गया, झींगा केकड़ा ये भी पानी में रहते, तो ये भी क्या कर सकते हैं तुम्हारे इंसेक्ट। तो इंसेक्ट एक्चुअली क्या रहते हैं, एक जैसे मच्छर तुम्हारा इंसेक्ट में आता, कॉकरोच इंसेक्ट में आता। अब झींगा और वो जो है ना वो क्रस्टेशियंस में आते, वो इंसेक्ट में नहीं आ सकते, इसलिए अपन उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते अपने को। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक्वेटिक एम्फीबियन, ठीक है एक्वेटिक नाम आ गया तो बस टिका दो, यहाँ पर भी एक्वेटिक नाम आ गया तो टिका दो। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑल एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया, तो हमको क्या बोलना है, नहीं ये तीन ही एक्वेटिक एम्फीबियन अगर स्पेसिफाई करके बोलता है एक्वेटिक एम्फीबियन ठीक है, एक्वेटिक इंसेक्ट ठीक है, बोनी फिशेस ठीक है। लेकिन अगर गलती से भी ये स्टेटमेंट आया कि ऑल एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेसेस इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो ये गलत बन जाएगा स्टेट, है ना। सारे के सारे पानी में रहने वाले जानदार अमोनिया को रिलीज नहीं करते, याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे का, ठीक है देखो, तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एज इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल, देखो अब देखो अमोनिया के बारे में कर रहे हैं ना, तो हो गया अमोनोटेलिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं उनको क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक, ठीक है अमोनोटेलिक बोलेंगे। अमोनिया एज इट इज़ रेडिली यानी बहुत आसानी से पानी में सॉल्यूबल रहता है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है। इज जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसेस और थ्रू गिल सर्फेसेस। यानी देखो, यानी सिंपल क्या बोलना चाहा उसने, देखो अमोनिया जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये मछली है अपनी, ये मछली है, ठीक है, ये मछली का सेल है, ठीक है, ये लास्ट इधर का सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें अमोनिया है, तो अमोनिया क्या कर सकता है, पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, पानी में पूरी तरीके से घुल जाता है ना। तो पानी के सेल के अंदर भी क्या रहता है, पानी रहता है बहुत सारा, सेल के अंदर भी क्या रहता है, पानी रहता है। तो वो ये सेल से खुद ब खुद डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आती है ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे पानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाता है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर आता, तो उस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी में डिजॉल्व होकर अमोनिया आसानी से सेल के बाहर चले जाएंगे। यानी इसको बाहर निकालने के लिए कोई एक स्पेशल मैकेनिज्म जैसे किडनी जैसे ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। डायरेक्ट क्या कर सकता है, इसको तुम पानी से, जैसे तुम इसको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। आई बात समझ। तो देखो पानी में घुल जाने की वजह से इसके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म है नहीं, हमने कोई किडनी बना के रखी क्या, तो मछली में देखेंगे कभी तुमको मछली में किडनी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती किडनी, क्योंकि अमोनिया जो है, अमोनिया वो पानी में घुल जाता है आसानी से, और चीज़ पानी में घुल जा रही है उसको पानी से निकालने के लिए कोई स्पेशल फिल्टर की तुमको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। पानी में घोलो, पानी में घोल के निकाल दो उसको, सिंपल है। आई बात समझ। चलो पानी में घुल जाएगा, पानी में घुल कर बाहर निकल जाएगा बॉडी से, ठीक है। यहाँ पर जो सेल मौजूद रहेगा, तो यहाँ का जो अमोनिया है NH3 वो पानी में डिज़ोल्व होके इस सेल से बाहर आके पानी में समंदर में मिल जाएगा, हमारे जो समंदर में रहेंगी, जो फिर जो तालाब में रहेंगी मछली उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। क्यों मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल था पानी के अंदर अमोनिया, इसलिए। इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसेस और थ्रू गिल सर्फेसेस। तो जनरली किस तरीके से, बॉडी की सरफेस से डायरेक्ट बाहर निकल सकता है, अभी जो मैंने बताया, या फिर जो मछलियों के जो गिल्स रहती, गिल्स मछलियों में जो गिल्स देखेंगे तुम, उसको बोलते हैं अपन गलफड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो वो जो ऐसा रहता है ना, अपन जब मछली की मुंडी उठाते हैं ऐसा, तो वह जो दिखता है जिसकी वजह से वो सांस लेती है, तो उसकी सरफेस से यानी उसके ज़रिए भी बाहर आ सकता है अमोनिया अपना, ठीक है। तो क्या के जरिए बोला उसने, देखो इज जनरली एक्सक्रीटेड बाई डिफ्यूजन। तो अमोनिया का जो एक्सक्रीशन होगा वो जनरली डिफ्यूजन के जरिए होगा, जहाँ पर ज़्यादा अमोनिया तो ज़्यादा से कम की तरफ आ जाएगा, ठीक है, डिफ्यूजन के जरिए। और लेकिन डिफ्यूजन कौन सी जगह से होगा, बॉडी सरफेस से हो सकता है या फिर गिल सरफेस से। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय, तो क्या बोलना पड़ेगा तुमको, सिंपल डिफ्यूजन, एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। अक्रॉस कहाँ डिफ्यूजन हो सकता है, बॉडी की सरफेस यानी बॉडी से कोई भी पार्ट से बाहर निकल सकता, या फिर बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस, और जो उसके गलफड़े रहते उससे बाहर निकल सकते।
गिल्स यानी कि फिशेस में, गिल्स अब फिशेस में रह सकती है, तो इसलिए फिशेस में कहाँ से निकलेगा, गिल्स से निकलेगा। एज अमोनियम आयन, और किस फॉर्म में निकलता है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ तो देखो, ये तो तुम्हारा अमोनिया NH3, अमोनिया NH3 इस तरीके से, लेकिन अमोनियम आयन क्या रहेगा, ये रहेगा NH4+। तो बोल सकता तुमको क्वेश्चन के अंदर कि अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन दे देंगे अमोनिया NH3, NH2, उसके बाद में दे देंगे NH4+, और एक दे देंगे अपना कुछ भी दे सकता है ना, नन ऑफ दिस दे दिया, ऑल ऑफ दिस दे दिया, इस तरीके से दे दिया है ना। तो ये 3 ऑप्शन बना सकता है। तुम भी याद रखना कि अमोनिया तो ये है, अमोनिया तो ये है, लेकिन किस फॉर्म में निकल रहा है वो, NH4+ की फॉर्म में निकल रहा है। किस फॉर्म में निकल रहा है, NH4+ की फॉर्म में। देखो एक मतलब, देखो अमोनिया तो ये है तुम्हारा NH3, लेकिन किस फॉर्म में निकल रहा हो, NH4+ की फॉर्म में तुम्हारे गिल्स से बाहर निकल रहा है। आई बात समझ, चलो ठीक है। एज अमोनियम आयन, ये भी समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इस पर। किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल, इन इट्स रिमूवल। तो अब जब डायरेक्ट जब बॉडी से बाहर निकल जा रही है कोई चीज़, तो फिर किडनी की क्या जरूरत आ गई तुमको, है ना, बात समझ पाए तुम, यानी तुम उसको डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। फिर स्पेशल फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत है कि तुमको, नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट खुद ब खुद क्या हो रही है, बाहर आ जा रही हो। ठीक है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस, देखो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन और of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conversion of waste water। देखो हाँ, अब पहले कैसा माना गया, कैसा बोलते थे कि पहले, सबसे पहले क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है ना। सबसे पहले क्या बोला गया था, ऐसा माना जाता साइंस के अंदर कि सबसे पहली जो लाइफ आई वो पानी के अंदर आई। सबसे पहला जो सेल डेवलप हुआ पानी में हुआ, फिर पानी के अंदर फिर धीरे धीरे लाइफ बनी, फिर पानी मछलियाँ बने, फिर ये बना, फिर वो बना, ये सब बन के फिर बाद में एक आधी मछली निकल कर गलती से पानी ज़मीन पर आ गई होंगी, फिर ज़मीन पर आकर फिर इसने धीरे धीरे चलना चालू कर दी। तो इस तरीके से सोचा गया, एक हाइपोथेसिस है ना बस। तो ऐसा, तो उसने क्या बोला कि जैसा जब वो मछली ज़मीन पर आएंगी, ज़मीन पे चलने की उसको ज़रूरत पेश आई, फिर उसको पानी नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ, उसमें कोई किडनी डेवलप होगी, यानी सारी बेतुकी बातें। तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया, यानी जब ज़मीन, यानी सिंपल बात, ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, अब वो तो मछलियों की तरह, पानी में रहने वाले जानदारों की तरह अमोनिया को रिलीज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी से, है ना। उनको भी नाइट्रोजन को रिलीज़ करना है किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन वो अमोनिया की फॉर्म में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमोनिया के लिए तो बहुत ज़्यादा पानी रिक्वायर्ड है, और उनके पास तो पीने को पानी नहीं रहता, है ना, नहाने को धोने को पानी नहीं है। तो फिर वो इतना ज़्यादा पानी अमोनिया को वेस्ट करने के लिए कहाँ से लाएंगे, है ना। तो क्या हुआ बोलता, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, यानी टेरेस्ट्रियल बोले तो जब ज़मीन पर रहने के लिए जानवर आए तो उनमें क्या हुआ, अडेप्टेशन हुआ, उनमें चेंज आया, उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाले। अडेप्टेशन बोले तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को ढाल लेना, उसको बोलते हैं अडेप्ट कर लेना, है ना, इख्तियार कर लेना। तो उनके अंदर उन्होंने क्या हुआ, अब वो ज़मीन पर रहने के वास्ते आए थे, तो ज़मीन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को ढाल दिए। हाँ, तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशंस नेसेसिटेटेड, यानी टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की ज़रूरत थी, उनको अपने आप को ज़मीन के माहौल में डालने की ज़रूरत थी। द प्रोडक्शन ऑफ, तो ये जो ज़रूरत थी इसकी वजह से क्या हुआ, उनके अंदर किडनी का प्रोडक्शन हो, बोलते हैं ना। द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, तो देखो उनके पास पानी की कमी थी, तो अमोनिया को तो रिलीज़ नहीं कर पाते थे, इसीलिए वहाँ पर ज़रूरत थी किसी एक ऐसे वेस्ट की जिसको बहुत ही कम पानी लगता हो, जो बहुत ही कम टॉक्सिक हो। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, ठीक है, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड। दो यूरिया और यूरिक एसिड अपन ने पढ़े, अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया और यूरिक एसिड बहुत ही कम टॉक्सिक है। तो ज़मीन पर जो जानवर रहते थे तो उनको वो तो यूरिया अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ नहीं कर पाते थे, फिर किस फॉर्म में रिलीज़ करेंगे, या तो यूरिया के फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में, है ना। फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि पानी की बचत हो सके, क्योंकि हमारे पास तो पानी लिमिटेड है। अगर हम अमोनिया को वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इतना ज़्यादा पानी खर्चा कर देंगे तो फिर तो हम पीने का पानी नहीं बचेगा हमारे पास में। इसलिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए हमको कोई ना कोई लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट की ज़रूरत थी, ताकि हम थोड़ी देर उसको अपने बॉडी में स्टोर कर सके और कम पानी से उसको रिमूव कर सके, थोड़े पानी के साथ में उसको रिमूव कर सके।
मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड बोनी फिशेस एंड मराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया। अब देखो तीन बोलिए है ना, मैमल्स बोलते देखो, मैमल्स यानी हम आगे उसमें, यानी ऐसे मैमल्स बोलो तो क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास में मेमोरी ग्लैंड्स रहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैमल्स बोलते हैं। तो मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बहुत सारे ज़मीन पे चलने वाले एनिमल्स, ठीक है, लाइक देखो मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ज़मीन पे रहने वाले एम्फीबियंस, जैसे कि अपनी जो मेंढक हो गई वो, जैसे कि ज़मीन पे रहने वाली कुछ वो आती सिपलक आती, वो ज़मीन पे चलने वाली सिपलक जो एम्फीबियन रहती, जो पानी में भी रह सकती है ज़मीन पे भी रह सकती है, ऐसी वो एक तरीके का सांप आता ना जो ज़मीन पे भी रह सकता है पानी में भी रह सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अच्छे नाम है उसका वो। तो ऐसे एम्फीबियंस जो क्या करते थे, ज़मीन पे भी रहते थे पानी में, एम्फीबियन क्या बोलते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दोनों में जगह रहता है, ज़मीन पे भी पानी में भी। तो एम्फीबियंस के अंदर, लेकिन कौन से एम्फीबियन, ज़मीन पे रहने वाले, यानी जब एम्फीबियन जैसे फ्रॉग जब ज़मीन पे रहेंगे तो तब वो अमोनिया रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, तब वो क्या करेंगे, यूरिया रिलीज़ करेंगे, है ना। तो ये ऐसी बात, ये बात हो गई। तो यानी हमारे जैसे मैमल्स बोले तो हमारे जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ज़मीन पर रहने वाले एम्फीबियंस, एंड मरीन फिशेस, और पानी में रहने वाली कौन सी फिशेस, मरीन फिशेस, जैसे शार्क। तुमने याद रखना, जो खाने की फिशें रहती है वो बोनी फिशें रहती, वो अमोनिया रिलीज़ करती, उनके पास ज़्यादा पानी रहता है। लेकिन शार्क जो रहती, शार्क वो एक मरीन फिश है, वो समंदर में रहने वाली फिश है, वो बोनी फिश नहीं है। तो जो समंदर में रहने वाली जो मरीन फिशेस बोल रहा ना, वो मरीन फिशेस, उसने क्या बोला, मरीन फिशेस, यानी जो समंदर में रहने वाली मछलियाँ हैं, वो क्या करती है, वो अमोनिया रिलीज़ नहीं करती अपनी बॉडी से, फिर वो क्या रिलीज़ करेंगे अपनी बॉडी से, तो वो यूरिया रिलीज़ करेंगे अपनी, क्या यूज़ करेंगे, यूरिया। मेनी मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर गॉट यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो वो अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ करते हैं, हम क्या रिलीज़ करते हैं, पेशाब की फॉर्म में क्या रिलीज़ कर रहे हैं अपन, यूरिया रिलीज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म, तो हमारी बॉडी में भी सबसे पहले क्या बनाऊंगा, प्रोटीन से अमोनिया ही बनाऊंगा। देखो ये तीनों वेस्ट है, ऐसा नहीं कि अपनी बॉडी में अमोनिया रहता ही नहीं, हमारी बॉडी में सबसे पहले प्रोटीन से अमोनिया ही बना, लेकिन उस अमोनिया को हमने यूरिया में जल्दी से कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमको मालूम था कि अमोनिया तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, अगर वो थोड़ी भी देर हमारी बॉडी में रह जाएगा तो फिर क्या होगा, हमको टॉक्सिसिटी हो जाएंगी, हम तो बीमार पड़ जाएंगे उससे। तो इसलिए क्या करें, हमने हमारी बॉडी में भी सबसे पहले अमोनिया बना, लेकिन हमने उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिए यूरिया के अंदर, है ना। वो कहाँ पर हुआ, देखो अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म, यानी जो अमोनिया खाना खाने की वजह से हमारे सेल जो इस्तेमाल कर रहे हैं फूड को, यानी प्रोटीन खाकर जो इस्तेमाल अमोनिया बना रहे, वो मेटाबॉलिज्म हो गई। मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो अमोनिया बन रहा है इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। कहाँ पर, लिवर के अंदर। कहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, याद रखना है, लिवर। तो लिवर में क्या होगा, अमोनिया से यूरिया बनेगा ऑफ दीज एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। तो देखो अमोनिया से यूरिया कहाँ पर बना, लिवर में, फिर वो कहाँ पर डाल दिया गया, अमोनिया से यूरिया बनाया गया, यूरिया को खून में डाल दिया गया। अब फिर उस खून को फिल्टर कर कर, उस खून को छान कर हमने क्या करा, उसमें से यूरिया को बाहर निकाल दिए। अब ये किसने करा, छानने का काम, किडनी ने करा, है ना। तो किडनी क्या करती है अपनी इनडायरेक्टली, किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। और लीवर क्या करता है, यहाँ पर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। आई बात समझ। किडनी हमारा यूरिन फॉर्मेशन नहीं करती, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, यानी ब्लड से यूरिया को अलग निकाल देंगे, ठीक है। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain the desired osmolality। हाँ, अपन ने क्या बोले, देखो अपन ने क्या बोले बात कि यूरिया कोई टॉक्सिक नहीं है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं है। यानी हमने पेशाब को रोके, फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा 1 घंटा अभी क्लास चालू है, तो क्लास में जब हमने रोक के बैठ गए, छुट्टी दी नहीं अगर हमको सर ने, हाफिज साहब ने, किसने भी छुट्टी नहीं दी है ना, तो अपन बैठे हुए, तो अपन आधा घंटा रोक सकते हैं, 1 घंटा रोक सकते हैं, 1 घंटे के बाद चलेंगे, 2 घंटे के बाद चलेंगे। तो क्या ऐसा हुआ कि 1 घंटे के बाद में पेशाब हो गया तो हम एकदम बीमार पड़ गए, हमारा पेट सड़ गया पूरा, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं था। इसीलिए हमारी बॉडी भी क्या करती है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रखने के लिए, थोड़ा सा जैसे यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर रिटेन रहता। किस लिए रिटेन रहता, ताकि देखो सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी, थोड़ा बहुत यूरिया हमारी बॉडी किडनी में रहेंगे ही,
मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी, ताकि हम क्या कर सकें अच्छी तरीके से और जैसे और यूरिया को हम अच्छी तरीके से रिलीज़ कर पाए, इसलिए क्या रखते हैं हम थोड़ा बहुत उसमें रखते ही किडनी में, फिर उसकी मदद से हम क्या करेंगे हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अच्छी तरीके से। तो अभी ये लाइन का जो है ना इतना अच्छा मतलब अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, जब हम तो आगे का प्रोसेस पढ़ लेंगे ना उसके बाद में ये लाइन को याद रखना, उसके ऊपर स्टार मार्क करके रख लेना। जब हम आगे का प्रोसेस पढ़ लेंगे पूरा उसके बाद में तुमको इसका एकदम सही मतलब समझ में आएगा। अब ये लाइन इतनी क्लियर होने वाली नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर, जैसे सांप, जैसे मगरमच्छ, रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी परिंदे, लैंड स्नेल ज़मीन पे चलने वाली स्नेल, कौन सी स्नेल, लैंड स्नेल है, यानी लैंड स्नेल को क्या बोल सकते हैं अपन, जो भी बोलते हैं हिंदी में, एंड इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच, जैसे मच्छर, ये सारी चीज़ें जो है ना इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। तो ये कैसे रिलीज करते हैं, ये यूरिक एसिड, जैसे हम भी तो दो तीन गिलास पानी पी सकते हैं दिन भर का, 1-2 लीटर पानी पी लेते हैं। मच्छर 1-2 लीटर पानी पी मंगा नहीं पीना, अब इतना पानी जब पीते ही नहीं फिर उसका जो वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट वो कहाँ से लाएंगे इतना पानी, है ना, वेस्ट निकालने के लिए, यूरिया निकालने के लिए भी वो हमारे इतना भी पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते वो उससे भी हमारे से भी कम टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट पे काम चलाते। वो क्या रहता, यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट और पेस्ट। तो पेलेट और पेस्ट बोले तो देखो तुमने देखे होंगे, परिंदों को देखे होंगे तुमने, परिंदे किस तरीके से करते हैं, हाँ, कौवे को देखे होंगे तुमने, कौवे को एक्सक्रीट करते हुए देखे होंगे, या फिर तुमने कॉकरोच को देखे होंगे। तो वो कैसा करेंगे, पेलेट बोले तो एकदम पूरा किसकी फॉर्म में बोलेंगे अपन, लिक्विड फॉर्म में, चटनी के जैसा, या फिर बोल सकते तुम पेस्ट क्रीम के जैसा, उस तरीके का उनका वेस्ट मटेरियल है। और पेलेट बोले तो लेडी की फॉर्म में, सिंपल बोले तो अपनी, है ना। तो वैसा पेलेट उसको बोलेंगे, और पेस्ट बोले तो पेस्ट जो रहता है वो विद मिनिमम लॉस। अब देखो पेलेट और पेस्ट में पानी की तरह है, अब तुमने क्रीम बनाया तो क्रीम में पानी रहता रहता, या फिर तुमने जो जैसे क्रीम है तो क्रीम में पानी रहता रहेगा, लिक्विड में रहता पानी रहेगा, लिक्विड में रहता पानी रहेगा। तो हमारा जो यूरिन रहता वो कैसा रहता है, लिक्विड टाइप का रहता है, लिक्विड नेचर का। लेकिन जो परिंद जैसा कौवा है तो उसका जो वेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, पेस्ट की फॉर्म में रहेगा, है ना, तो पेस्ट की फॉर्म में। और जो जैसे मच्छर रहता है, जैसे कॉकरोच रहता, उनका जो वेस्ट रहता वो किस फॉर्म में रहता, वो तो एकदम सॉलिड, ऐसा लगता है क्या लेडी की फॉर्म में रहता है, सिंपल बोले है ना, एकदम देसी वर्ड में बोले तो लेडी के फॉर्म में रहता है, विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। और उनको क्या बोल सकते हैं अपन, यूरियोटेलिक एनिमल्स, यानी यूरिक एसिड को रिलीज करने वाले एनिमल्स।